हरे कृष्णा। देखिए, आज हम लोग ना एफएम में नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, डिविडेंड डिसीजन, या कुछ बुक्स में ये डिविडेंड पॉलिसी के नाम से भी दिया होता है। अब ये है क्या डिविडेंड डिसीजन? आप सबने डिविडेंड वर्ड तो सुना ही है, और आप ये भी जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड मिलता है और इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड मिलता है। अंतर यह है कि प्रेफरेंस शेयर का आमतौर पे रेट पहले से तय होता है। हम जब प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं उसी समय उनको बता देते हैं कि सर आपको कितना डिविडेंड हम देंगे। बट इक्विटी के साथ हमारा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं होता, हमारा कोई रेट फिक्स नहीं होता। वो तो डिपेंड करता है प्रॉफिट्स पे और हमारे क्या प्लान है। तो अगर प्रॉफिट्स हैं और अगर हमें आगे ग्रोथ के लिए और पैसा नहीं चाहिए तो हम डिविडेंड के तौर पे बांट देंगे। प्रॉफिट्स हैं, थोड़ा हमें रखना है ग्रोथ के लिए और मशीन खरीदनी है कंपनी को, तो थोड़ा रोक लेगी, बाकी डिविडेंड बांट देगी। तो इक्विटी में तो कंपनी लॉ भी कोई ऐसा आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि भैया बांटना ही पड़ेगा। तो वो तो डिपेंड करता है डायरेक्टर्स क्या चाहते हैं, कितना बांटना चाहते हैं। तो डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, शेयर होल्डर उसको मीटिंग में अप्रूव कर देते हैं। ये सब तो आप जानते हैं। सवाल यह आता है कि उस पे ये पूरा चैप्टर क्यों है? नाम है डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन, यानी डिविडेंड का डिसीजन हमें बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए, कितना बांटे, ज्यादा बांटे, कम बांटे। यानी लॉ को अगर किनारे रख दें, प्रैक्टिकली एक मिनट सोच के देखें तो जो शेयर होल्डर ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, हमारी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, बदले में उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, उनको बदले में रिटर्न चाहिए होगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ शेयर एप्रिसिएशन। शेयर एप्रिसिएशन मींस कि शेयर खरीदा अगर 100 रुपए का तो वो 150 का हो जाए, 200 का हो जाए, और आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और आइदर दोनों भी चाहिए हो सकते हैं कि हमें एप्रिसिएशन भी चाहिए और डिविडेंड भी। भाई इंसान लालची है, उसको जितना मिले उतना कम है, दोनों चाहिए। अब अगर आप दोनों को समझें, डिविडेंड भी और शेयर का प्राइस बढ़े, एप्रिसिएशन यानी ग्रोथ भी, दोनों जो ऑब्जेक्टिव हैं ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव। अगर एक को पूरा करने निकलते हैं तो दूसरे में दिक्कत आती है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ग्रोथ कब होगी? ग्रोथ तब होगी जब आपने जो पैसा कमाया वो आपने वापस री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में और व्यापार को और बढ़ाया, और मशीन से लगाई, और नया मार्केट आपने एक्सप्लोर किया, और ब्रांचेस और फैक्ट्री लगाई, तब ग्रोथ होगी। जब ग्रोथ होगी तो शेयर का अप्रिसिएशन होगा। तो अगर हम डिविडेंड बांटेंगे तो रिटेन अर्निंग नहीं बचेगी या कम बचेगी, तो ग्रोथ कम हो जाएगी। ग्रोथ पे जाते हैं तो डिविडेंड कम हो जाएगा। तो हमें तो एक ऐसा बैलेंस चाहिए कि दोनों चलता रहे, डिविडेंड भी चलता रहे और ग्रोथ भी चलती रहे। क्योंकि देखिए, अगर शेयर होल्डर ने आपके यहां पैसा लगाया है, उसने कुछ सोच के लगाया है, अगर आप उसकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करेंगे, आपने डिविडेंड बांटा ही नहीं, आपने कहा हम तो लॉ के हिसाब से कोई हमारे ऊपर बाउंड तो है नहीं तो हम नहीं बांटते, आपने बांटा ही नहीं। और जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं आपकी कंपनी के, वो ज्यादातर डिविडेंड चाहते थे। उन्होंने पास्ट ट्रेंड यही देखा था कि आपकी कंपनी रेगुलर डिविडेंड बांटती है, तभी उन लोगों ने पैसा लगाया। मार्केट में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है, कोई सीनियर सिटीजन है, नहीं आती कोई पेंशन वगैरह, कोई विडो है, कोई भी इस तरीके के। अब उन्होंने एक कंपनी के शेयर में पैसा लगाया, ये देख के, हिस्ट्री देख के कि ये कंपनी अमूमन तौर पे 5-10%, 12% का डिविडेंड बांटती है, तो हम भी लगा देते हैं, हमको भी मिलता रहेगा तो मेरे खर्चे चलते रहेंगे। लेकिन आपने डिविडेंड बांटा ही नहीं। अब आप अगर डिविडेंड नहीं बांटोगे, और जो शेयर होल्डर इस एक्सपेक्टेशन के साथ आपके पास आया था कि डिविडेंड बांटेंगे, आप बांट नहीं रहे, तो वो क्या करेगा? वो आपके शेयर हटा देगा, सेल ऑफ कर देगा, किसी दूसरी अच्छी कंपनी के जहां उसको लगता है कि डिविडेंड मिलेगा वो खरीद लेगा। जब आपके शेयर बेचेगा तो जाहिर सी बात है मार्केट में आपके शेयर के दाम कम होंगे, रीजन मीन सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड उतनी होगी नहीं। तो डिविडेंड ना बांटना बड़ा खराब है। कम बांटोगे तो भी यही होगा अगर उसकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर आपने ज्यादा बांट दी, लेट्स से आपका जो शेयर होल्डर है उसने हिस्ट्री देखी, उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये साहब कंपनी 10% डिविडेंड बांटती, इस बार भगवान की कृपा रही, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ, और आपने डिविडेंड बांट दिया लेट्स से 18% का, तो जाहिर सी बात है शेयर होल्डर और खुश होएगा। भाई आपको अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला, तो ऐसे में आपके शेयर के दाम बढ़ेंगे।
आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, रीजन बीइंग मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन एट द सेम टाइम अब जो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है ना अगले साल के लिए, वो भी बढ़ जाएगी। अगले साल अगर आपने लेट्स से डिविडेंड बांटा 12% का, तो हो सकता है शेयर होल्डर को लगे कंपनी खराब है, पिछले साल तो 18 बांटा था, इस बार 12 बांटा। आप समझिए, देखिए हर कुछ एक्सपेक्टेशन का गेम है। आप सबकी एक्सपेक्टेशन ही तो बांध रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मान लो किसी पेरेंट्स के बच्चा इतना पढ़ने में अच्छा नहीं होता, मस्ती करते रहता, घूमता घामता रहता, फ्रेंड सर्किल है ना, डिस्को में जाना, यहां जाना वहां जाना, और कभी अगर गलती से वो पढ़ते दिख गया या उसने पापा से कहा पापा बीकॉम कर ले, पापा उसी में मतलब समझिए वो कहेंगे हम गंगा नहा लिए, भगवान को प्रणाम करेंगे, आज भगवान क्या कर दिया आपने, थोड़ा आज पापा बड़े खुश खुश घूम रहे हैं। और वहीं जैसे आप लोगों ने इतनी एक्सपेक्टेशन घर वालों की बांध दी है कि रोज सुबह उठ जाते हैं आप 4 बजे जितने बजे भी उठते हैं है ना, आप तैयार होते हैं, पढ़ाई करते हैं, 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं आपको कि आपकी एक्सपेक्टेशन, अब आप उनकी एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो कि कम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। अब आप कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो बच्चे जस्ट पास भी होते हैं ना, उनको कहते खुशी नहीं हुई, उन्हें कहा नहीं खुशी, मुंह तो ऐसा दिख रहा है जैसे फेल हो गए, कहते सर जस्ट पास, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन काय की थी, रैंक की, कि हम बोथ ग्रुप देंगे एग्जीक्यूटिव में, ऑल इंडिया रैंक लेके आएंगे। तो सारा गेम क्या है इस दुनिया में, एक्सपेक्टेशन का है। इससे एक चीज और सबक मिलता है, एक्सपेक्टेशन उतनी ही बांधना जिंदगी में क्या है वो किसी भी तरीके की। खैर, तो इसलिए चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर हमको सिखाएगा कि कंपनी डिविडेंड बांटे या ना बांटे, और बांटने से या ना बांटने से उसके शेयर के प्राइसेस में क्या फर्क पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें हम लोग अलग अलग अप्रोचेस पढ़ेंगे, एक मोदी गिलानी मिलर अप्रोच पढ़ेंगे, वॉल्टर्स मॉडल पढ़ेंगे, गॉर्डन्स मॉडल पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। बट उससे पहले थ्योरी से ही शुरू करते हैं, मीनिंग ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का आखिर मतलब क्या है। द टर्म डिविडेंड रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी का प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बताओ बांट दिया कि जो रोक लिया, डिविडेंड कौन सा होगा, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बांट दिया, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी अमंग इट्स शेयर होल्डर, और जो रोक लिया वो क्या कहलाता है, रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी, द टर्म डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या है, रेफर्स टू द पॉलिसी कंसर्निंग क्वांटम ऑफ प्रॉफिट, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है सर, कितना बांटे, क्वांटम ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। बोथ अंडरलाइन करना है यहां से, बोथ डिविडेंड एंड ग्रोथ। बताओ शेयर होल्डर को क्या चाहिए, दोनों चाहिए, डिविडेंड भी चाहिए और ग्रोथ दोनों चाहिए, और दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव अभी मैंने बताया। अगर हम डिविडेंड बांटते हैं तो ग्रोथ के लिए पैसा नहीं बचता, ग्रोथ के लिए पैसा बचाते हैं तो डिविडेंड कम हो जाता है। बोथ डिविडेंड एंड ग्रोथ आर डिजायरेबल बट आर कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स टू ईच अदर, बट हमें पूरे तो करने हैं ना। हायर डिविडेंड मींस लेस रिटेन्ड अर्निंग एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आ गई, पक्का। ये वैसा ही है, मान लो एक हस्बैंड काम पे जाता है, वाइफ कहती तो मेरे को टाइम ही नहीं देती, तो पूरे दिन काम पे ही लगे रहते, और काम धंधा अगर कम करके घर पे बैठ जाए, हाँ तुम कमा ही नहीं रहे हो, तुम्हारी इच्छा ही नहीं पूरी कर पा रहे हो, मैं नई गाड़ी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल है, तो उसको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना। पूरे दिन घर पे बैठेंगे तो भी इज्जत खराब हो जाएगी, है ना। अभी पत्नी अच्छा बना बना करके देती, फिर देगी नहीं, कहीं लोग खा लो, है ना, अभी लोग खा लो से ले खा पे आ जाएगी तो इसलिए आपको बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, कितनी तरीके के डिविडेंड है, देखिए डिविडेंड हम लोग तो नॉर्मली जो आपने बचपन पढ़ा एक ही तरीके का, जाहिर सी बात है, डिविडेंड का मतलब है पैसा दे दिया, बैंक अकाउंट में आपके पैसा आ गया, इस कंपनी ने इतना डिविडेंड बांट दिया, इसने इतना बांट दिया, इसने इतना बांट दिया। बट यहाँ पे हम लोग और भी तरीके के डिविडेंड पढ़ रहे हैं, मोटे मोटे ये जो दो है, पहले ये तो आपको पता है, एक इक्विटी डिविडेंड होता है और एक प्रेफरेंस डिविडेंड। काइंड्स या फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, अ कंपनी में पे डिविडेंड इन डिफरेंट फॉर्म्स विच आर एज फॉलोज। पहला इक्विटी डिविडेंड, जिसका मतलब हम जानते हैं द डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। देखिए ना कितना सुंदर लिखा है, जो डिविडेंड इक्विटी शेयर पे हुआ वो क्या है, इक्विटी डिविडेंड है। द रेट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज सेट और रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए बिजनेस, एंड कौन अप्रूव करता है उसको, शेयर होल्डर, वो रिकमेंड करते हैं और शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है सर, जो पेड होता है किस पे, प्रेफरेंस शेयर पे। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कब मिलता है बताओ, इक्विटी से पहले कि इक्विटी के बाद, इक्विटी से पहले, फिर जो बचता है तब इक्विटी की बात आती है। उसके अलावा एक होता है इंटरिम डिविडेंड। ये क्या होता है, नाम सुना आपने इंटरिम डिविडेंड,
किसी ने, हाँ हाँ, साल के बीच में, बिल्कुल सही। देखिए मान लीजिए कंपनी है और अभी साल खत्म नहीं हुआ, अभी बीच में चल रहा है, अभी कुछ ही महीने हुए, लेकिन इस बार बढ़िया प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, अच्छी अर्निंग दिख रही है, तो हो सकता है वो कंपनी डिसाइड करे कि थोड़ा डिविडेंड अभी बांट देते हैं, हम प्रॉफिट की तरफ ही जा रहे हैं, बढ़िया प्रॉफिट है, तो इंटरिम डिविडेंड मतलब बुक्स फाइनलाइज होने से पहले कुछ डिविडेंड अगर बांट दिया तो वो इंटरिम, और बाकी बाद में जितना और बांटना होगा वो और बांट देंगे, वो है फाइनल डिविडेंड। समझ गए? तो इंटरिम डिविडेंड कौन सी कंपनी बांटती होंगी? अच्छी कंपनियां कि खराब कंपनियां? अच्छी कंपनियां, जाहिर सी बात है। इंटरिम डिविडेंड इज पेड बाय ए कंपनी फॉर द करंट ईयर बिफोर द अकाउंट्स फॉर दैट पीरियड हैव बीन क्लोज्ड। अभी फाइनल अकाउंट्स क्लोज नहीं हुए, फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, मार्च कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले डिविडेंड बांट दिया। कौन सी देती है सर ऐसी कंपनियां? कौन सी होती है? सच डिविडेंड इज पेड कब? व्हेन द कंपनी हैज हैवी अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर। उसके अलावा फोर्थ वाला नाम से समझ में आ रहा है, रेगुलर डिविडेंड। रेगुलर डिविडेंड मतलब ऐसी कंपनियां जो हर साल एक नॉर्मल रेट पे, एक यूजुअल रेट पे डिविडेंड बांटती रहती। नॉर्मल रेट मतलब 5-10% जो भी उसका ट्रेंड है, ऐसा नहीं कि 5% या 10%। तो हमने देखा पिछली हिस्ट्री में कि 10-12% की रेंज में ये कंपनी डिविडेंड बांटती रहती है, और मेरे को रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने ऐसी कंपनी में पैसा लगा दिया। आप समझ रहे हैं? देखिए शेयर होल्डर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। लेट्स से जैसे मान लीजिए अभी आप कमा रहे हैं, मान लो शेयर होल्डर कमा रहा है, बढ़िया उसकी अर्निंग है, अभी उसको तुरंत बहुत पैसों की जरूरत नहीं है, तो वो ऐसी कंपनी में पैसा लगाएगा जो कंपनी ग्रो कर रही हो। डिविडेंड नहीं भी बांटे तो कोई बात नहीं, हमारा शेयर बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, उसी में पैसा एप्रिशिएट होता रहे। और दूसरा, जिसको अभी तुरंत पैसों की जरूरत है या अभी उसके पास कम धन है, तो वो ऐसी कंपनी में पैसा लगाएगा जहां पे रेगुलर डिविडेंड उसको मिलता रहे, ताकि उसके रोजमर्रा के या खर्चे चलते रहे। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बहुत सी ऐसी कंपनी है मार्केट में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट द यूजुअल रेट इज टर्म्ड एज रेगुलर डिविडेंड। द इन्वेस्टर, जैसे इस तरीके की कंपनी में कौन इन्वेस्ट करता है? रिटायर्ड पर्सन, विडोज एंड अदर इकोनॉमिकली वीकर पर्सन प्रेफर करते हैं, ताकि वो रेगुलर डिविडेंड। तो सर रिच लोग ऐसे में इन्वेस्ट नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कंपनी अच्छी है, बढ़िया डिविडेंड भी दे रही है और बढ़िया कंपनी है, पोटेंशियल अच्छा है, तो मैं भी इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके अलावा कैश डिविडेंड, नाम से बताओ कैश डिविडेंड मतलब पैसा बांट दिया। कैश मतलब कैश मत समझना बैंक अकाउंट में आ गया, वही कैश डिविडेंड है। A cash dividend, इंडिया में यही चलता है। A cash dividend is a usual method of paying dividend. Payment of dividend in cash result in, पैसा जाएगा तो क्या होगा? Outflow of funds. आपने कभी बोनस शेयर सुने? बोनस शेयर, बोनस शेयर क्या होते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दे दिए। तो अगर हमें डिविडेंड बांटना है तो एक तरीका हो सकता है कि हमने कैश डिविडेंड दे दिया, एक तरीका हो सकता है हमने डिविडेंड नहीं बोला, डिविडेंड नहीं बोला और हमने बोनस शेयर इशू कर दिया। तो बोनस शेयर कैसे देते हैं? अपने प्रॉफिट्स को यूज करके तो देते हैं, प्रॉफिट्स को ही तो कैपिटलाइज करके देते हैं। तो अगला डिविडेंड है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक मतलब बोनस शेयर दे दिए। स्टॉक डिविडेंड मींस इश्यू ऑफ बोनस शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बात समझ में आ गई? इसके अलावा है स्क्रिप डिविडेंड या स्क्रिप ऑफ बॉन्ड डिविडेंड। ये क्या होता है? देखिए लेट्स से, एक तो हो गया हमने स्टॉक के रूप में बांट दिया डिविडेंड, दूसरा हो गया हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ बॉन्ड्स इश्यू कर दिए। मान लो हमें डिविडेंड देना था, लेकिन अभी ना मेरे पास लिक्विड मनी नहीं है। देखो कैश में और प्रॉफिट में दोनों में डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं होता कि एक कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया हो वो ही उसके पास लिक्विड मनी हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे फॉर एग्जांपल, आप नॉर्मली जब पीएनएल बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसको एक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं। अब मान लीजिए जब आपने माल बेचा तो क्रेडिट पे बेचा, उधार पे बेचा, तो आप उसको सेल में तो कंसीडर करेंगे। उधार में माल बेचते हैं तो आप उसको सेल में तो दिखाएंगे ही ना। सेल में दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका प्रॉफिट भी दिखेगा। बट अभी उधार में बेचा है, हो सकता है अभी पैसा रियलाइज्ड हो ना हुआ हो, तो प्रॉफिट एंड कैश पोजीशन बहुत अलग चीजें हैं। हो सकता है कि आपकी कंपनी में पैसा बहुत था, प्रॉफिट्स बहुत थे, लेकिन आपने उसको कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, कोई उससे जमीन खरीद रखी है, तो लिक्विड मनी नहीं है। जैसे कोविड काल में बहुत से ऐसे लोग थे, पैसा बहुत था लेकिन उसको उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था कहीं पे, लिक्विड मनी नहीं थी उनके पास। पैसे वाले बहुत हैं लेकिन लिक्विड मनी नहीं। अब समझ रहे हैं अंतर होता है प्रॉफिट में और कैश अवेलेबल में। तो अगर आपके पास प्रॉफिट है, कैश अवेलेबल नहीं है और आप डिविडेंड बांटना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप अभी शेयर होल्डर्स को बॉन्ड्स इशू कर दो, डिबेंचर्स इशू कर दो। 2-4-6 महीने जितने भी आपको लग रहा है कि इतने टाइम बाद आप ये डिबेंचर हमको दीजिएगा सर, हम आपको पैसा दे देंगे।
तो अभी डिवेंचर इश्यू कर दो फ्री में, पैसा लेके नहीं, फ्री में, तो उतने टाइम का हो सकता है आप ब्याज भी पे कर दो और उनको डिवेंचर लेके आप पैसा भी दे दो, तो एक तरीके का डिविडेंड मिल गया। अपने इंडिया में सबसे पॉपुलर कैश डिविडेंड है, अपने इंडिया में ये डिविडेंड पॉपुलर नहीं है, लेकिन एक तरीका ये भी है, पढ़ के देखिएगा, स्क्रिप्ट या बॉन्ड डिविडेंड। स्क्रिप्ट डिविडेंड प्रोमिसेस टू पे द शेयर होल्डर एट ए फ्यूचर स्पेसिफिक डेट, तो हमने उनको दे दिया, तो एक प्रॉमिस ही तो है कि हमने आपके जब डिवेंचर है तो हम इतनी डेट बाद उसको रिडीम कर देंगे। इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स टू पे डिविडेंड इन कैश, तो वो क्या कर सकती है, इट में इशू नोट्स या बॉन्ड्स, नोट्स मतलब वो नोट नहीं, गांधी जी नहीं, बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, फॉर अमाउंट ड्यू टू द शेयर होल्डर। ओके, और काहे का डिविडेंड है, प्रॉपर्टी डिविडेंड, ये भी इंडिया में पॉपुलर नहीं। प्रॉपर्टी डिविडेंड नाम से क्या समझ में आ रहा है, हमने डिविडेंड दिया लेकिन हमने कैश ना देके क्या कर दिया, एसेट दे दिया, प्रॉपर्टी दे दी, कि ये जमीन इस शेयर होल्डर की, ये जमीन इसकी, ये इसकी, या कोई और एसेट, जरूरी नहीं है कि जमीन कोई मूवेबल भी हो सकता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं चलता। इंडिया में तो आपको क्या देना पड़ेगा, कैश। पढ़ के देखिए, प्रॉपर्टी डिविडेंड आर पेड इन द फॉर्म ऑफ सम एसेट्स अदर देन कैश, हमने सबको एक एक गोल्ड कॉइन दे दिया, क्लियर हो गया ना। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया। उसके अलावा कंपोजिट डिविडेंड, नाम बता रहे कंपोजिट या कंबाइंड डिविडेंड, इसका मतलब ये होता है कि हमने थोड़ा कैश में बांट दिया डिविडेंड और थोड़ा प्रॉपर्टी के रूप में बांट दिया। व्हेन डिविडेंड इज पेड पार्टली इन कैश, 100 रुपए डिविडेंड बांटना था, 80 रुपए का कैश बांट दिया, एंड पार्टली इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, बाकी का एसेट बांट दिया, वो है कंपोजिट डिविडेंड। तो जब प्रॉपर्टी डिविडेंड इंडिया में नहीं चलता तो ये भी नहीं चलता। समझ में आया, इंस्टीट्यूट ने लिखा सब कुछ इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए, बट इंडिया में अपना वही चलता है, कैश डिविडेंड, उसी में ही तसल्ली मिलती है लोगों को। उसके अलावा है ऑप्शनल डिविडेंड, ऑप्शनल मतलब हमने शेयर होल्डर को ऑप्शन दे दिया कि या तो तुम कैश ले लो या एसेट यानी प्रॉपर्टी ले लो, तो वो जो मांगेगा वो दे देंगे। ऑप्शनल डिविडेंड इंस्टेड ऑफ पेइंग कंपोजिट, इफ द कंपनी गिव्स ऑप्शन टू शेयर होल्डर आइदर फॉर कैश और प्रॉपर्टी डिविडेंड, तो वो ऑप्शनल डिविडेंड कहलाता है। इसके अलावा ये क्या है सर, एक्स्ट्रा या स्पेशल डिविडेंड। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए एक कंपनी है, हर साल करीब करीब 10% का डिविडेंड बांटती है, इस बार बढ़िया प्रॉफिट हुआ, तो उसको पता है अगर हम इस बार ज्यादा डिविडेंड बांट देंगे, लेट्स से इस बार 15-18% का डिविडेंड बांट देते हैं, 18% का, तो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन भी वहां तक पहुंच जाएगी, अगली बार के लिए शेयर होल्डर भी ज्यादा चाहेगा। तो ऐसे में एक तरीका यह है कि शेयर होल्डर को बता के दो, बता के देने का मतलब है कि उसको बताओ कि सर यूजुअल डिविडेंड हम 10% का बांटते हैं, सर ये 10% देंगे, इस बार एक विंडफुल गेन हुआ है, एक एक्स्ट्रा गेन हुआ है, जिसकी वजह से इस बार एक एक्स्ट्रा डिविडेंड 8% को और मिल रहा है, तो उसको पहले से पता रहेगा, तो उसकी एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। आपको बात समझ में आ गई। तो एक्स्ट्रा या स्पेशल डिविडेंड इज एन एबनॉर्मल एंड नॉन रिकरिंग फॉर्म ऑफ डिविडेंड when the management of company does not want to make frequent changes in the regular rate में हम frequent changes नहीं करना चाहते, तब भी हमारे पास अच्छे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, करें क्या, बट कंपनी इज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, तो वो क्या कर सकती है, एक एक्स्ट्रा के नाम से देना, कैश में ही है लेकिन एक दिमाग में बता दिया कि ये एक्स्ट्रा है। समझ में आ गई बात, पक्का, कोई दिक्कत? तो ये एक बार बस रीड कर लीजिएगा 1-2 बार, बाकी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगली क्या चीजें आ रही हैं जो हमारे डिविडेंड पॉलिसी लेने में, डिसीजन लेने में फर्क डालती है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। एक है लीगल रेस्ट्रिक्शन, आपको चेक करना पड़ेगा कि आप जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे कोई लॉ ऐसा है जहां पे कोई कहता हो कि इतना डिविडेंड बांटना ही पड़ेगा, या कोई लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं या कुछ भी इस तरीके का अगर है तो आपको करना पड़ेगा। या फॉर एग्जांपल आप डिविडेंड बांटने जा रहे हो लेकिन आपने पहले से लेट्स से बैंक से लोन ले रखा है, उनका बैंक का लोन नहीं चुका रहे हो, ड्यू डेट पे इंटरेस्ट नहीं चुका रहे हो, तो आप डिविडेंड कैसे बांट दोगे? तो कोई अगर लीगल रेस्ट्रिक्शन है पहले उसको दिमाग में रखो, लॉ क्या कहता है। दूसरा, आपकी अर्निंग्स का क्या मैग्नीट्यूड है, क्वांटम, वॉल्यूम, कितनी अर्निंग है, और ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड मतलब कि आपकी अर्निंग सर्टेन है भी कि अनसर्टेन है, इस बार अर्निंग हो गई, अगली बार होगी भी कि नहीं होगी, उस तरीके से बांटो। अगर आपको लग रहा है यार कि हमारी अर्निंग ज्यादा सर्टेन नहीं है, इस बार बढ़िया अर्निंग हो गई, तो एक काम करो ना, इस बार पूरा डिविडेंड ना बांटो, थोड़ा बांटो, ताकि अगली बार अगर कम अर्निंग हो तो वो और जो पिछली बार का थोड़ा सा बचा लिया तो दोनों मिला के बांट दो। आप समझे ना मेरी बात को, कि मान लीजिए आपकी इस बार अर्निंग हो गई 15% आपने कमाया, आपको लग रहा है अगले साल पता नहीं कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, तो इस बार 15 ना बांटो, 10% बांटो। अगले साल अगर आपने लग से 8% कमाया तो अगले साल का 8 और पिछली बार का 5 बचा था, इसमें से 2 निकाल के 10 बांट दो ना,
तो शेयर होल्डर के नजरिए से आपकी कंपनी अच्छी कहलाएगी क्योंकि एक रेगुलर एक यूजुअल रेट पे आप डिविडेंड दे रहे हैं। तो आपकी मैग्नीट्यूड क्या है अर्निंग का, ट्रेंड क्या है अर्निंग का, ये आपको पता होना चाहिए। शेयर होल्डर क्या चाहता है ये भी पता होना चाहिए। सारे शेयर होल्डर को तो आप खुश नहीं कर सकते क्योंकि सबकी अलग अलग सोच है, लेकिन तब भी जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ये आपको पता होना चाहिए, किस तरीके का शेयर होल्डर है, इंडस्ट्री क्या क्या नेचर है, आप जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, इंडस्ट्री समझते हैं ना, ब्रॉडर सेक्टर, उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां होती हैं, तो आप जिस भी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं वो इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डिविडेंड देते हैं, नहीं देते हैं, कितना देते हैं, आपको भी उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना, उतना तो देना पड़ेगा। तो वो देखिए इंडस्ट्री क्या है, आपकी कंपनी कितनी पुरानी है, अगर नई कंपनी है तो चलो नई बांटे हुए डिविडेंड ग्रोथ पे लगा ले, लेकिन अगर 15-20 साल हो गए तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया ये कंपनी तो अच्छी है डिविडेंड बांटेगी। तो एज क्या है कंपनी की, फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मान लीजिए हमें फ्यूचर में और एक्सपेंशन की नीड अभी नहीं है, तो रोक के करेंगे क्या पैसा, शेयर होल्डर का पैसा हम रोक के करेंगे क्या, अगर अभी एक्सपेंशन की नीड नहीं है डिविडेंड बांटो खत्म करो, लेकिन एक्सपेंशन की नीड है और आपको लग रहा है इसी पैसे से एक्सपेंशन करेंगे तो मत बांटो, ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसी, आप जब डिविडेंड बांटोगे तो शेयर होल्डर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स बनेगा नहीं बनेगा, ज्यादा बनेगा कम बनेगा, क्योंकि कई कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को अभी डिविडेंड वाले पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डिविडेंड मेरे को मिल गया तो मेरे को पता है कि वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, मेरे को उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम टैक्स में टैक्स देना पड़ेगा, तो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लगती है यार, फालतू में टैक्स देना पड़ रहा है सरकार को, और मैं अगर 30% वाले स्लैब में आ रहा हूं 30% टैक्स लग जाएगा। ना बांटेंगे तो फायदा क्या है कि उसी में वो ग्रो होता जा रहा है, शेयर का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो जब शेयर बेचेंगे तब की तब देखी जाएगी, भी कौन सी जरूरत है। आपको समझ में आई पक्का। इसीलिए लोग ना इस तरीके से बचने के लिए क्या करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में फायदा क्या होता है कि म्यूचुअल फंड आपने खरीदा, और म्यूचुअल फंड एक होता है ग्रोथ वाला, ग्रोथ वाला मतलब डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया तो उसी में पैसा इन्वेस्ट होता जाता है, तो आप जो भी उसमें बढ़ता जाता है वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, वो तो जब टैक्सेबल होगा जब आप म्यूचुअल फंड बेचोगे, ठीक है ना। ओके, पॉलिसी ऑफ कंट्रोल, आप कैसा कंट्रोल रखना चाहते हो, कहने का मतलब यह है कि अगर आप डिविडेंड ज्यादा बांट दोगे तो आपके पास पैसा कम बचेगा, और अगर आप पैसा ज्यादा बचाना चाहते हो आगे आपके पास कंट्रोलिंग रहे तो कम कम डिविडेंड बांटो, ताकि अगले साल जैसे अगर कम प्रॉफिट भी हो तो आप मिला करके बांट दो। स्टेज क्या है बिजनेस साइकिल की, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, रेगुलेटरी कैसी चाहते हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर कोई है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और लिक्विड रिसोर्सेज हैं कि नहीं, पैसा है कि नहीं डिविडेंड बांटने के लिए। तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं आपकी डिविडेंड पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। ये तो रही थ्योरी की बात, अब मैं आपको लेके चलता हूं इसी के आगे कि भैया डिविडेंड पॉलिसी कितनी तरीके की है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। थ्योरी में ये भी आएगा बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल के लिए हल्का सा दिमाग में रखें। देखिए नाम से समझिए, एक आ रही है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, एक आ रही है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, एक इरेगुलर और एक नो डिविडेंड पॉलिसी। पहले अगर मैं आपको नाम से समझाने की कोशिश करूं तो इरेगुलर से आप क्या समझते हो, कि वो कंपनी कभी डिविडेंड बांट देती है, कभी नहीं बांटती, कभी कम बांटती, कभी ज्यादा, कोई रेगुलरिटी नहीं है, इरेगुलर। और नो डिविडेंड पॉलिसी से भी आप नाम से समझ जाओगे, नो डिविडेंड पॉलिसी नहीं बांटती, ठीक है ना, कोई ऐसी डिविडेंड पॉलिसी नहीं। तो सर ये क्या है, रेगुलर और स्टेबल, देखने में तो सर दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, रेगुलर और स्टेबल दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, क्या दोनों में कुछ अंतर है, देखते हैं जरा क्या अंतर है। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज यूजुअल रेट, अंडरलाइन करिए, यूजुअल रेट, एक नॉर्मल रेट पे 10% 12%, है ना, हम अगर डिविडेंड एक यूजुअल रेट पे देते रह रहे हैं हर साल तो वो कहलाता है एक रेगुलर डिविडेंड। फॉर एग्जांपल हम 8% से 12% की रेंज में डिविडेंड देते हैं, ऐसा हमारा मानना है तो हमारी कंपनी का, तो हम एक यूजुअल रेट पे डिविडेंड हर साल दे रहे हैं, तो हम कहलाएंगे किस पॉलिसी में आएंगे, रेगुलर डिविडेंड। तो सर ये स्टेबल क्या है, फिर दोनों एक ही जैसा लग रहा है, नहीं अंतर है, देखते हैं स्टेबल क्या है। द टर्म स्टेबिलिटी मींस कंसिस्टेंसी या लैक ऑफ वेरिएबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंट रहे या वेरिएबिलिटी कम रहे, वेरिएबिलिटी समझते हैं ना, चेंज कम रहे इन द स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड पेमेंट। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, कौन कौन सी, एक कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, कांस्टेंट का मतलब समझिए, कांस्टेंट का मतलब है हमने क्या किया, हमने जो डिविडेंड का अमाउंट है वो जाकर के फिक्स कर लिया कि हम आपको हर साल 13 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देते हैं, अपने दिमाग में हमने फिक्स कर लिया, हम वो ही देते हैं 13 रुपए, या कभी 12 या कभी 14 ऐसे कर लेते हैं। पर ये सम कंपनीज फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ पेइंग
फिक्स्ड डिविडेंड पर शेयर। क्या देती है? इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना कमाया कितना नहीं कमाया, रिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ अर्निंग। तो सर इसमें और रेगुलर में अंतर क्या हुआ? बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, तब भी एक छोटा सा अंतर यह है, यहां पे रेट फिक्स कर रहे थे और यहां पे अमाउंट फिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी में ही अगला है कांस्टेंट पे आउट रेशियो। सर ये क्या है? पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो क्या होता है? पे आउट रेशियो का मतलब होता है कि हमने अर्निंग का कितने परसेंट डिविडेंड बांटेंगे ये तय कर लिया पहले से। क्या मतलब सर? मान लीजिए हमने सोच रखा है मेरी कंपनी ने कि हम अपना पे आउट रेशियो रखेंगे 60% का। इसका मतलब यह है कि हम जितनी अर्निंग करेंगे उसका 60% डिविडेंड के तौर पे बांट देंगे। मतलब इस बार अगर अर्निंग पर शेयर 10 रुपए का हुआ तो 6 रुपए बांट देंगे 10 रुपए का 60%। अगर अगली बार अर्निंग हमारी 15 की हुई तो 9 रुपए बांट देंगे। यानी अमाउंट फिक्स नहीं किया, हमने अर्निंग का एक सर्टेन रेशियो फिक्स कर लिया कि अर्निंग का 60, 70, 80% हम डिविडेंड के तौर पे बांट देते, वो है पे आउट रेशियो। आ गया ना समझ में? जो ना है पूछ लेना। तो कांस्टेंट पे आउट रेशियो मींस पेमेंट ऑफ फिक्स परसेंटेज ऑफ नेट अर्निंग एज डिविडेंड एवरी ईयर। और तीसरा ये है कि सर हम स्टेबल रूपी डिविडेंड तो दे ही रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दे दे रहे हैं। कभी अगर ज्यादा कमाए तो एक्स्ट्रा भी दे दे रहे हैं। तो नाम पे लिखा हुआ है सम कंपनीज फॉलो अ पॉलिसी ऑफ पेइंग कांस्टेंट, कि इतना तो देते रहेंगे, एक लो रेट पहले से चुन लेते हैं कि इतना हमेशा देते रहे, प्लस अगर किसी दिन बहुत ज्यादा कमा लिया किसी साल, प्लस एन एक्स्ट्रा डिविडेंड इन द ईयर ऑफ हाई प्रॉफिट, कि हम हर साल 10 रुपए तो देते ही देते हैं, हमने पहले से सोच रखा है, प्लस इस बार अगर ज्यादा कमा लिया तो 2 रुपए और बढ़ा करके दे दिए, 12 दे दिया। कांस्टेंट प्लस अगर हाई है तो उतना और। तो क्या क्या आपने पॉलिसीज देखी? सबसे पहले आपने रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी देखी जहां पे यूजुअल रेट जो है वो आपका फिक्स्ड है कि 10 से 12%, 8 से 12% या कुछ भी, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है। उसके बाद आपने स्टेबल के अंदर 3 देखी, कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी जहां पे हम अमाउंट फिक्स कर ले रहे थे। दूसरा देखा आपने कांस्टेंट पे आउट रेशियो, जहां पे हम अमाउंट फिक्स नहीं करके पे आउट रेशियो फिक्स कर ले रहे थे कि अर्निंग का इतने परसेंट बांट देंगे, तो अगर कल को अर्निंग बढ़ेगी तो अपने आप आपका डिविडेंड भी बढ़ जाएगा। तीसरा हमने देखा कि स्टेबल रूपी डिविडेंड की एक लो डिविडेंड हमने तय कर लिया, इतना तो देंगे ही देंगे, प्लस जिस साल एक्स्ट्रा कमाएंगे एक्स्ट्रा डिविडेंड। इररेगुलर क्या होता है? सम कंपनीज फॉलो इररेगुलर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग। क्यों इररेगुलर दे रही हैं? अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग, उसकी अर्निंग सर्टेन नहीं है, कभी ज्यादा कमा लिया कभी कम कमा लिया, तो कभी ज्यादा कमाती ज्यादा दे देती, कम कमाती कम दे देती। अनसक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशन, जिस भी चीज में हाथ डालते हैं वो माल बेकार हो जाता है, वो चीज खराब हो जाती है, डूब जाता है पैसा, बिजनेस ऑपरेशन अच्छा नहीं है। या लैक ऑफ लिक्विड रिसोर्सेज, लिक्विड रिसोर्सेज नहीं है। नो डिविडेंड पॉलिसी, कंपनी में फॉलो अ पॉलिसी ऑफ पेइंग नो डिविडेंड प्रेजेंटली बिकॉज ऑफ इट्स अनफेवरेबल वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल समझते हैं ना, रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसा, तो अगर वो ही नहीं है हमारे पास, करंट लायबिलिटीज ज्यादा है, करंट एसेट्स कम है, डिविडेंड कहां से बांट दें? पैसा ही नहीं है। एंड ऑन अकाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, हमें भविष्य के एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आपका प्रैक्टिकल यहां से शुरू होने जा रहे हैं, डिविडेंड थ्योरीज या डिविडेंड मॉडल, जिसके अंदर अलग अलग आप पढ़ेंगे। नॉर्मली 3 यहां पे पढ़ेंगे। पहला आ रहा है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार से इसको एमएम मॉडल बोलेंगे। ये 2 लोग थे, उनका नाम है ये, एक मोदी गिलानी, ये वो मोदी जी नहीं है, ठीक है, दूसरे मोदी जी हैं ये, और एक मिलर। और ये एफएम में ना बहुत फेमस है, मतलब एफएम में आप यहाँ पे और भी जगह पे इनको पाएंगे, आप जब कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहां पे भी आप इनको पाएंगे। एमएम जो है हर जगह मोदी जी आपको मिलेंगे। तो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच एमएम मॉडल। अब ये कहता क्या है पहले मैं समझा दूं, एक जिस्ट दे दूं, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरी बात सुनो। एमएम मॉडल के हिसाब से कोई कंपनी, देखिए सबकी अपनी अपनी थीम है, जैसे इनकी थीम अलग है। अभी आप वॉल्टर्स मॉडल पढ़ेंगे, वॉल्टर मतलब वॉल्टर थे, उनका नाम से उनका मॉडल पढ़ा है। एक गॉर्डन्स मॉडल पढ़ेंगे, उनकी अप्रोचेस अलग हैं, इनकी अप्रोचेस अलग है। एमएम का कहना क्या है वो समझते हैं। एमएम का कहना है कि साहब आज की तारीख में शेयर होल्डर जो है वो बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको आप पागल या बेवकूफ मत समझिए। वो शेयर होल्डर जानता है कि कंपनी डिविडेंड बांटे या ना बांटे इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उस कंपनी की अर्निंग से, वो कंपनी कितना कमा रही है, कि अगर कम भी बांट रही है तो हमें दिक्कत नहीं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछले चैप्टर में कि एक पेरेंट्स के लेट से कोई इकलौती संतान है और पापा
हर महीने 1 करोड़ कमाते हैं, बच्चे को देते हैं 5,000 रुपए। तो बच्चा अंदर ही अंदर दिल में जानता है, क्या जानता है? हाँ, कि ये जितना भी है आज नहीं तो कल मेरा ही है। सेम तरीके से कह रहे आप शेयर होल्डर जो है वो जानता है कि मालिक तो कंपनी का वही है। अगर कंपनी ने कमाया मान लीजिए 10 रुपए पर शेयर, बांट रही है 2 रुपए पर शेयर, 8 रुपए नहीं बांट रही, तो वो है तो उसी का ही। तो एमएम साहब ने अल्टीमेटली ये कहा कि कंपनी डिविडेंड बांटे या ना बांटे, इससे शेयर होल्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर के प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी डिविडेंड डिसीजन इररेलेवेंट होता है। तो इन्होंने अपनी पॉलिसी को नाम दिया इररेलेवेंट डिविडेंड पॉलिसी। इररेलेवेंट मतलब एग्जाम के लिए इररेलेवेंट नहीं है, इन्होंने खुद बोला कि डिविडेंड पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ा। तो देखते हैं जरा क्या है, पहले पढ़ते हैं और देखते हैं फिर उन्होंने क्या तरीका बताया, बहुत ध्यान से। मोदी गिलानी मिलर, अकॉर्डिंग टू मोदी गिलानी मिलर एमएम, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए फर्म इज इररेलेवेंट as it does not affect the wealth of the shareholder. अच्छा कैसे? They argued that value of the firm की value depends on the earning potentiality and investment policy. कह रहा है फर्म की वैल्यू कितनी है वो उसकी अर्निंग के पे डिपेंड करती है, और कहां वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है उस पर डिपेंड करती है, ना कि कैसे वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। आपको बात समझ में आ गई? पक्का? कोई दिक्कत? जैसे आपकी भी वैल्यू आमतौर पे जब आप बड़े हो जाएंगे तो किस पे डिपेंड करती है? आप कितना कमाओगे, है ना? ये जो संसार है मोह माया से भरा हुआ, इसकी बात करें तो आपकी इज्जत लोग क्यों करते हैं? सिर्फ 2 कारणों की वजह से, एक आपके पैसों की वजह से, एक आपके ओहदे की वजह से। बाकी किसी की कोई इज्जत नहीं इस दुनिया में। सच है ये, है ना? मतलब भौतिक जगत में तो यही है। तो आप अगर लेट से बढ़िया कमाओगे, करोड़ों कमाओगे, तो आपकी इज्जत अच्छी होगी, भले ही आप कितना भी पैसा उड़ाते हो, कुछ भी करते हो, है ना? कोई भी बुरी आदतें, घर वाले भी कहेंगे कोई बात नहीं, तो चलता है इस उम्र में। वहीं अगर तुम नहीं कमाते हो, आप सोच के देखो, तुम नहीं कमा रहे हो, पैसा उड़ा रहे हो, हैं? बातें सुनने को मिलेंगी, है ना? इनकी शक्ल से लग रहा है इनको मिलती भी होंगी। तो बिल्कुल सही कह रहे, बातें सुनने को मिलेंगे घर वाले, है ना? ये बड़ा फर्क है। तो इन्होंने यही कहा कि साहब कि एक फर्म की वैल्यू डिपेंड करती है उसकी अर्निंग पे, वो कहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस पे, ना कि कितना डिविडेंड बांट रहा है या नहीं बांट रहा। लेट्स से अगर उसने डिविडेंड बांट भी दिया और उसको ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, उसने डिविडेंड बांट दिया और उसको ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा? और पैसा रेज कर लेगा मार्केट से, और पैसा ले आएगा। उसको तो देने के लिए लोग बैठे ही हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इस बात पे फर्क नहीं पड़ेगा कि डिविडेंड बांटे या ना बांटे। ऐसा किसका कहना है? मेरा कहना नहीं है, ऐसा किसका कहना है? हाँ, एमएम साहब का कहना है। और एमएम साहब ने क्या फॉर्मूला दिया, एजम्पशंस पे बाद में आऊंगा। एमएम साहब ने कुछ फॉर्मूला दिया बताने के लिए तरीका, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन बेस्ड है। इन्होंने कहा P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस CR। ये क्या है सर? P0 का मतलब होता है आज का शेयर का प्राइस। P0 का मतलब है करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, या फिर आप ये जो लिखा है ये भी सही है, मार्केट प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। कुल मिला के हिंदी में बोले तो आज के शेयर का प्राइस, वो है P0। सर P1 क्या है? पहले P1 बता रहा हूं। P1 क्या होता है? 1 ईयर के एंड पे, 1 मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पे शेयर का जो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस होगा वो होता है P1, प्राइस ऑफ द शेयर। तो अंतर क्या है? P0 आज का, P1 1 साल बाद का, मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड 1। सर D1 क्या है? D1 समझा दो। D1, D फॉर डिविडेंड, 1 फॉर फर्स्ट ईयर एंड, यानी D1 मींस फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना एक्सपेक्टेड है कि कंपनी क्या डिविडेंड देगी, जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो है D1। एक होता है D0, D0 यहां नहीं लिखा है मैंने। D0 क्या होता है सुन लो। D0 का मतलब होता है आज कितना डिविडेंड बांटा फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग पे। आज हमें वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? D1, एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। लिखा भी है फॉर्मूले में, डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ पीरियड 1। और सर ये डिवाइड किससे किया है? 1 प्लस CR। CR स्टैंड फॉर कैपिटलाइजेशन रेट। कुछ लोग, कुछ बुक्स में CR लिखा होता है फॉर्मूला, कुछ बुक्स में K ही लिखा होता है। CR और K एक ही होता है, मतलब कुछ बुक्स में अगर आप देखेंगे तो यही फॉर्मूला आप जो पाएंगे, P0 इज इक्वल टू
D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के। एक ही बात है, के आपने सुन रखा है, के क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वही होता है सीआर। तो के या सीआर कैपिटलाइजेशन रेट बोल लीजिए या कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल लीजिए। अब देखिएगा इस पूरे फॉर्मूले में आपके पास 4 वेरिएबल हैं। 4 हैं कि 5 हैं? 4 है, 1 तो 1 ही है, 4 है। एक है P0, एक है D1, एक है P1 और एक है के या सीआर। मतलब फॉर्मूला अगर पूरा बोले मेरी तरफ देख के बोलिए, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के या 1 प्लस सीआर। अब अगर आपको D1 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है और के दिया हुआ है, तो आप P0 निकाल लेंगे। P0 निकालने के लिए आप D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के। लेकिन अगर आपको P0 दिया है, D1 दिया है और के दिया है, P0 दिया है, D1 दिया और के दिया, तो क्या निकल आएगा? P1 निकल आएगा। यही फॉर्मूला रखेंगे, सारी वैल्यू पुट करेंगे, जो भी करना होता है वो सब करके आंसर निकालेंगे। पहले मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, फिर जरा एग्जामिनेशन जो बची है ना, ये बाद में पढ़ते हैं, तब समझ में आएंगी। ये क्वेश्चन है, हाँ बेटा। अच्छा, आप थोड़ा इधर बैठ जाएंगी वाली, इसमें आ जाइए, इधर आ जाइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अ कंपनी बिलोंग्स टू अ, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़े ना। अ कंपनी बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच एप्रोप्रिएट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 10%। अंडरलाइन करिए, क्या अंडरलाइन करें? कैपिटलाइजेशन, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 10%। ये क्या दिया उस फॉर्मूले में? अगर आप देखें तो के ही दिया हुआ है। ठीक है जी, क्या बात है, आप सब समझ गए थे कि के ही है। कैसे समझ में आ रहा है कि के ही है? रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कंपनी बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास, उस रिस्क क्लास को बिलोंग करती है जिसका कैपिटलाइजेशन रेट 10% है, तो के या सीआर कुछ भी हम बोल सकते हैं। अच्छा, 10% मतलब जैसे 10 अपॉन 100, 10% मतलब 10 अपॉन 100 यानी 0.1। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो 30,000 है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर इज 80। करंट मार्केट प्राइस, अभी जो मार्केट प्राइस शेयर का चल रहा है वो 80 चल रहा है। मतलब ऊपर ये जो फॉर्मूला आपका है, इसमें क्या है? ये P0 है। वेरी गुड। तो के ही है आपके पास और 80 रुपीज का P0 है। द कंपनी इज थिंकिंग, सोच रही है, टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ ₹4 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर के एंड पे, फर्स्ट ईयर के एंड पे सोच रहे हैं कि ₹4 का डिविडेंड बांटेंगे। ये क्या है फॉर्मूले में? D1 है। क्या बात है। अगर मैं आगे ना पढ़ूं, अभी मैं आगे पढ़ूंगा बाद में, लेकिन पहले अगर मैं इतने से सोचूं कि मेरे पास के ही दिया हुआ है, P0 है, D1 है, और मैं अगर इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, मैं कराऊंगा आपको, तो इस फॉर्मूले की मदद से मैं कुछ निकाल सकता हूं क्या? P1। तो चलो कॉपी खोलते हैं, साथ में पहले P1 निकालते हैं और फिर क्वेश्चन के आगे की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। आप पहले फॉर्मूला नोट करो, 2 मिनट का मौका आप भी ले लो, अगर निकाल पाओ तो फिर मैं निकलाता हूं। अच्छा ठीक, मैंने अभी निकाला नहीं है तो मैं मान ले रहा हूं आपका आंसर, बाकी भी चेक कर लेंगे एक बार कितना आ रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर बताओ, देखो एक बार निकाल पाओगे क्या? ये फॉर्मूला नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं बेटा, बताना अगर फॉर्मूला नोट कर लो तो। P0 इज इक्वल टू, दिख रहा है ना आपको, D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस CR भी लिख सकते हो या 1 प्लस के भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। निकाल लिया आपने भी? और फिर मैं क्वेश्चन दिखा दूं ऑनलाइन वाले बच्चों को अपने। ये बेटा क्वेश्चन, तब तक मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे के 10% में मैं 0.1 लिख दूं, 10/100 यानी 0.1। तो इसको करेंगे तो ये 80 और ये मल्टीप्लाई में 1.1 हो जाएगा, 1.1 ये समझ गए ना, नीचे वाला जो है 1 प्लस 0.1 1.1 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इज इक्वल टू 4
प्लस P1, तो ये 88 इज इक्वल टू 4 प्लस P1, तो P1 कितना हो जाएगा 88 माइनस 4 यानी 84। तो जो लोग 84 बता रहे थे बिल्कुल ठीक बता रहे थे। ठीक है, सबको समझ आ गया। बट क्वेश्चन तो और भी कुछ कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। A company belongs to a risk class for which appropriate rate of capitalization is 10%. The total number of equity share is 30,000. The current market price of an equity share is rupees 80. The company is thinking to declare a dividend of rupees 4 per share at the end of the current year. यहां तक तो पढ़ ही लिया था आपने, अब यहां से पढ़ो। The company expect to have a net income of rupees 3 lakh. कंपनी सोच रही है कि इस बार कितनी इनकम कमाएंगे, 3 लाख की नेट इनकम, यानी जिसको आप अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के नाम से भी जानते हैं। 3 लाख रुपए कमाने की बात है। इट हैज प्रपोजल ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 6 लाख इन न्यू प्रोजेक्ट। इसके पास एक प्रपोजल भी है, एक नया प्रोजेक्ट है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्रपोजल है, और उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितने रुपए की जरूरत है, 6 लाख रुपए की, 6 लाख की। इफ MM अप्रोच इज एडॉप्टेड, क्या हुआ, नहीं आ रहा था आंसर, लिख लीजिए पहले, लिख लीजिए फिर पढ़ते हैं। आप लिख लीजिए पहले क्या गलती हो रही थी। अच्छा अब ठीक है, पढ़े पक्का। हम जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ा करो। देखो आपको बताऊं, जिंदगी में आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिस दिन इस चीज को समझ जाओगे ना, उस दिन चीजें गलत होना खत्म हो जाएंगी। आंसर तो क्या है, हमने लिखा, आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, बट क्वेश्चन ही अगर में नहीं समझ में आया जीवन में, बहुत गहरी बात है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान, मैं तो 1 मिनट में करा दूं कि भाई ये लो आंसर, आंसर थोड़ा टिपवाना है। क्वेश्चन समझे तो कह क्या रहा है, इसलिए मैं बार बार पढ़ता हूं सिर्फ आपके लिए। इसलिए प्लीज जब आपको करना हो तो बता दिया करिए, हम रुक जाएंगे थोड़ा सा। पढ़े, चलो मैं दोबारा पढ़ रहा हूं एक बार। A company belongs to a risk class for which appropriate rate of capitalization is 10%. Total number of equity share is 30,000. Current market price of an equity share is rupees 80. Company is thinking to declare a dividend of rupees 4 per share at the end of the current year. The company expect to have a net income of rupees 3 lakh. It has proposal of making investment of rupees 6 lakh in new project. कह रहा है इसके पास एक प्रपोजल है, एक नया प्रोजेक्ट है जहां पे इन्वेस्टमेंट करने का प्रपोजल है, और उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 6 लाख रुपए की नीड है। कितने रुपए की नीड है, 6 लाख। और जबकि कमाएंगे कितना, इस साल जो कमाई है हमारे पास वो कितनी है, 3 लाख। आगे देखते हैं, इफ MM अप्रोच इज एडॉप्टेड, अगर MM साहब की बात माने, शो दैट, बताइए क्या बताए सर, पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। यानी MM साहब के हिसाब से क्वेश्चन में सॉल्व करके बताइए, शो करके बताइए कि अगर डिविडेंड बांटेंगे या डिविडेंड नहीं बांटेंगे, दोनों ही सूरतों में फर्म की या कंपनी की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कैसे करना है, पहले ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला केस, अगर कंपनी डिविडेंड बांटती है तो डिविडेंड पर शेयर कितना बांटने की सोच रही है, बताया है आपको, 4 रुपीज पर शेयर बांटने की सोच रही। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर कितने, सेकेंड लाइन में बता रहे हैं 30,000। तो अगर डिविडेंड हम बांटेंगे 30,000 शेयर में, हर शेयर में 4 रुपए, तो टोटल कितने रुपए का डिविडेंड बढ़ जाएगा, 30,000 इंटू 4 करना, जरा कैलकुलेटर उठा लो आप, 1,20,000। और हमारे पास जो अर्निंग थी वो 3 लाख थी, जो कमाया था वो 3 लाख था। 3 लाख में 1,20,000 का डिविडेंड चला जाएगा, तो बचेगा कितना, 1,80,000 की रिटेन्ड अर्निंग बचेगी। 3 लाख में 1,20,000 का डिविडेंड चला गया, 1,20,000 समझ में आया, 30,000 शेयर है, 30,000 शेयर इंटू 4 रुपीज का डिविडेंड, 1,20,000 का डिविडेंड चला गया। 3 लाख में 1,20,000 गया, 1,80,000 की रिटेन अर्निंग बची। बट हमें इन्वेस्टमेंट के लिए 6 लाख रुपए की जरूरत है। कितने रुपए की जरूरत है, 6 लाख, 6 लाख की। 6 लाख में
1,80,000 तो मेरे पास घर पे रखा है, 1,80,000 रखा है ना, कैसे रखा है, रिटेन अर्निंग। 6 लाख में 1,80,000 तो घर पे रखा है, और कितने रुपए चाहिए होंगे जो मार्केट से लाए, 4,20,000। 6 लाख माइनस 1,80,000, 4,20,000, 4,20,000 रुपए लाने हैं, शेयर इश्यू करके लाएंगे। अच्छा 4,20,000 रुपए अगर शेयर इश्यू करके लाएंगे और जब डिविडेंड बांट रहे हैं तब साल के आखिरी में हमें पता है शेयर का प्राइस कितना होगा, 84, एक शेयर से 84 आएंगे, हमें 4,20,000 रुपीज चाहिए, 4,20,000, 4,20,000, एक शेयर से 84 आएंगे, कितने शेयर इश्यू और करने पड़ेंगे, 4,20,000 डिवाइड बाई 84 करना, जरा सभी लोग आप भी करो प्लीज, 4,20,000 डिवाइड बाई 84, सभी लोग एक बार कैलकुलेटर में करो। 5,000 शेयर हमें नीड होगी, यानी अगर हम 5,000 शेयर और इश्यू कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्या किया, एक बार फिर से जरा समझा रहा हूं, ध्यान समझना। अगर हम डिविडेंड बांटते हैं, दो केसेस लेंगे, एक लेंगे कि डिविडेंड बांटते हैं तो क्या होगा, डिविडेंड बांटते नहीं बांटते तो क्या होगा। पहले ले रहे हैं कि डिविडेंड बांटते हैं, अगर हम डिविडेंड बांटते हैं तो हम 4 रुपए का पर शेयर डिविडेंड बांटेंगे, और जब 4 रुपए का पर शेयर डिविडेंड बांटेंगे, नंबर ऑफ शेयर 30,000 है, तो हमारे को जो डिविडेंड बांटने के लिए पैसों की जरूरत होगी, मैं ऐसे लिख रहा हूं, फिर कॉपी में प्रॉपरली सही से लिखवा दूंगा, 30,000 शेयर है, 4 रुपए का बांटेंगे तो 1,20,000 रुपए का तो डिविडेंड बढ़ जाएगा। कमाया है सर हमने 3 लाख, तो रिटेन अर्निंग, आर फॉर रिटेन अर्निंग जो बचेगी 3 लाख में 1,20,000 तो हमने डिविडेंड के तौर पे बांट दिया, तो बचेगी 1,80,000 की। बट हमें जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो 6 लाख है। अच्छा 6 लाख में हम अगर रिटेन अर्निंग हटा दें तो हमें जो नए रुपए और चाहिए होंगे मार्केट से वो 4,20,000 रुपीज चाहिए होंगे, और तो हमें नंबर ऑफ न्यू शेयर्स जो इशू करने पड़ेंगे, न्यू शेयर्स टू बी इशूड, वो हमें इशू करने पड़ेंगे। एक शेयर 84 रुपीज का है, 4,20,000 चाहिए, एक शेयर 84 का है, हाँ 4,20,000 रुपए चाहिए और एक शेयर 84 का है, तो हमें 5,000 शेयर्स और इशू करनी पड़ेंगे, यस और नो। अब अगर इस कंपनी की वैल्यू की बात करें कि साल के आखिरी में कितनी वैल्यू होगी, तो पहले से इसके पास जो शेयर थे वो तो थे ही, कितने शेयर थे, नंबर ऑफ शेयर 30,000, और कितने शेयर इश्यू कर देंगे 5,000, यानी टोटल शेयर कितने हो जाएंगे 35,000 शेयर्स हो जाएंगे। और साल के आखिरी में 35,000 शेयर, साल के आखिरी में एक शेयर की वैल्यू कितनी है 84, यानी टोटल वैल्यू 35,000 शेयर की कितनी होगी, जरा मल्टीप्लाई करो, 29 लाख। यानी अगर ये कंपनी डिविडेंड बांटती है तो साल के आखिरी में इसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो 29,40,000 होगी, 35,000 शेयर की ये वैल्यू। एक ऑप्शन है कि डिविडेंड बांटे ही नहीं, दो ऑप्शन बता रहा था ना, क्या बता रहा था, पहला कह रहा था इफ एमएम अप्रोच इज अडॉप्टेड शो दैट, ये बताइए कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड या नॉन पेमेंट, तो एक तो पेमेंट से निकाला, नॉन पेमेंट, अगर डिविडेंड नहीं बांटेंगे तो जाहिर सी बात है हम जब ये फॉर्मूला लगाएंगे P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के, सेम फॉर्मूले से हम P1 जब दोबारा निकालेंगे, डिविडेंड जब नहीं बांटेंगे तो D1 4 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 0, मतलब हम फिर से निकालेंगे, मैं निकाल रहा हूं फिर आपको बाद में सही से नोट कराऊंगा, अभी नोट कराऊंगा। अगर मैं डिविडेंड नहीं बांटता तो ये फॉर्मूले के हिसाब से P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के के हिसाब से अगर मैं P1 निकालूं तो मैं P0 जो दिया है वो कितना दिया था 80 दिया था ना, वो 80 लूंगा, D1 4 ना लेके कितना लूंगा 0, P1 निकालना है और 1 प्लस के 10% था यानी 0.1 था। आप सॉल्व करके बता पाएंगे क्या कितना 88, अगर मैं डिविडेंड नहीं बांटता हूं तो 88 रुपीज शेयर का प्राइस होगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ऐसा हमारी एक्सपेक्टेशन है। आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से जो टोटल नई इन्वेस्टमेंट करनी है वो कितने रुपए की करनी है 6 लाख की, आपने कमाया कितना था 3 लाख, और अगर डिविडेंड नहीं बांटेंगे तो पूरा 3 लाख आपके पास रखा हुआ है, रिटेन अर्निंग पूरी 3 लाख है क्योंकि डिविडेंड बांटा ही नहीं, 6 लाख रुपए में 3 लाख रुपए तो घर पे रखे हैं, और कितने रुपए की जरूरत होगी 3 लाख की और जरूरत होगी, और ये जो 3 लाख की और जरूरत होगी जब हम शेयर इशू करेंगे तो एक शेयर है 88 का, 3 लाख रुपए की और जरूरत है,
एक शेयर 88 का है तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? यानी 3409। आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, या अभी मैं जानबूझ के पूरा ले ले रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आ जाए, मतलब 0909। बाकी अभी जब लिखवाऊंगा तो राउंड ऑफ करके लिखवाऊंगा, जब लिखवाऊंगा ना तो 3410 कर दूंगा। ये अभी लिया है कि आपको समझ में आ जाए। तो यानी अगर हम करीब इतने शेयर्स और इशू कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। यस और नो? क्या किया सर, एक बार फिर से बताइए, फिर से बता रहा हूं। टोटल 6 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी नया प्रपोजल के लिए, जिसमें से 3 लाख रुपीस की मेरी अर्निंग है जो एज इट इज रखी है। रीजन बीइंग हमने डिविडेंड बांटा ही नहीं। तो जब 6 लाख में 3 लाख रुपए रखे हैं तो 3 ही लाख रुपए और चाहिए। और हर एक शेयर जब हम मार्केट में इशू करेंगे, जब डिविडेंड हम नहीं बांट रहे हैं, तो हर एक शेयर हमारा चल रहा होगा 88 का। तो 3 लाख रुपए के लिए डिवाइड बाई 88 हमको ये 3409 समथिंग शेयर इशू करने पड़ेंगे। साल के आखिरी में बात करें तो नंबर ऑफ टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? पहले से जो 30,000 शेयर थे, पहले से 30,000 शेयर कहां लिखा था? क्वेश्चन की सेकंड लाइन में। ये शेयर तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस हमारे 3409 शेयर और हो जाएंगे। यानी साल के आखिरी में नंबर ऑफ शेयर जो हो जाएंगे वो 33,000, हाँ मैं गलत कर, 33,409.0909 शेयर्स, इतने शेयर्स हो जाएंगे। और हर एक शेयर की वैल्यू 88 रहेगी। जब डिविडेंड नहीं बांट रहे हैं तो हर एक शेयर की वैल्यू साल के एंड पे कितनी है? 88। यानी टोटल कंपनी की वैल्यू कितनी होगी? जरा इसको 88 से मल्टीप्लाई अगर करें तो 0.999 आ रहा है, उसको राउंडिंग ऑफ का एरर मान के अगर 1 कर दें, यानी 29,40,000 होगी। आप अगर कैलकुलेटर में ना, कैलकुलेटर है आपके पास? एक सेकंड मेरे को अगर सुन लें तो शायद। कैलकुलेटर में लिखिए 33, लिखिए अगर आपके पास अभी के पास है तो 33,409.090909 जितने आ जाए 0909, क्योंकि ये जो आ रही थी ना फिगर, जब ये निकाला था तो ये जो फिगर आई थी ये 3409.09090909 आई थी ना। अपने तो राउंड ऑफ करके लिखा था, तो अभी मैं जानबूझ के आपको लिखवा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। ये लिख लिया, प्लस क्या लिखा है अभी कैलकुलेटर में, लिखा 33,409, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर, मल्टीप्लाई 88। वो जो 0.999 आता है वो कैलकुलेटर का राउंडिंग ऑफ एरर होता है। सही चेक करने के लिए उसको +1 दबा दो तो आपको सही दिखने लगेगा आंखों से। देखो +1 देखो तो आंखों से दिखेगा आपको। कितना दिखा? 29 लाख। 2 लाख थोड़ी ना दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 29,40,000। तो अगर आप डिविडेंड बांट रहे थे तो ईयर एंड पे फर्म की वैल्यू थी 29,40,000। डिविडेंड नहीं बांट रहे हैं तो भी ईयर एंड पे फर्म की वैल्यू है, यही शो करना है। एमएम साहब ने यही कहा, डिविडेंड बांटो या ना बांटो, इससे आपके शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको सही से लिखवा देता हूं, बट उससे पहले एक बार और समझा देता हूं। क्या किया हम लोगों ने? कुछ नहीं किया, हमने P1 निकाला, साल के एंड पे प्राइस निकाला। वो भी 2 बार मैंने P1 निकाला है। एक बार P1 निकाला है अगर डिविडेंड बांटते हैं तो क्या होगा, एक बार P1 निकाला है अगर डिविडेंड नहीं बांटते हैं तो क्या होगा। फिर उसके बाद अपने ने उसके आगे का कार्यक्रम किया है। तो आपने कॉपी में अभी एक P1 तो निकाल लिया है, कौन सा निकाला है? जब डिविडेंड बांटते हैं तो आप उससे पहले, उससे ऊपर हेडिंग के लिए कोई लाइन के लिए जगह है, उसके ऊपर लिख लेना जरा। ये क्या हेडिंग डाले बताइए इसमें? कैलकुलेशन ऑफ P1 क्या चीज होती है बताओ? हाँ, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ करंट ईयर व्हेन, बताओ क्या? व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। वेरी गुड। कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, या आप एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ करंट ईयर व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, तो वो आपने निकाल ही लिया, सॉल्व सबने कर लिया है और सबका 84 आ गया था। ये जो ब्लू पेन से इतना काम आपने कर लिया है। अब एक लाइन छोड़ के फिर से प्राइस निकालते हैं। एक लाइन छोड़ के पहले प्राइस निकालिए, फिर से कौन सा लिखिए? कैलकुलेशन ऑफ, बताओ क्या लिखेंगे हेडिंग?
ऊपर वाले से हेडिंग बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ करंट ईयर व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड. वेरी गुड. कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ करंट ईयर व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड. कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ करंट ईयर व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड. कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ करंट ईयर व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड. फॉर्मूला लिख के फिर से कर दो, सब कुछ वैसा ही करना, बस डिविडेंड जीरो ले लेना, डिविडेंड नहीं बांटा तो जीरो. तो आपका P1 88 आ जाएगा. लिख लिया. अब अगली हेडिंग डालो, स्टेटमेंट शोइंग. अगली हेडिंग डालो, स्टेटमेंट शोइंग पेमेंट. ये जो लिखा है ना, ये क्वेश्चन की लाइन यहीं से लिख रहे हैं. स्टेटमेंट शोइंग पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट. स्टेटमेंट शोइंग पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड does not affect value of equity share of the company as per mm approach. as per mm लिखना तो कैपिटल लेटर्स में लिखना. ये देखो, ये लिखा है बेटा, मैं कहते रहा हूं, देखो स्टेटमेंट शोइंग पेमेंट, जो क्वेश्चन की आखिरी लाइन लिखी है, पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एज पर mm अप्रोच. इसी से बना दिया, एज पर mm अप्रोच. लिख लिया ना, फिर से बोलो, स्टेटमेंट शोइंग पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द शेयर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एज पर एमएम अप्रोच. अब 3 कॉलम बनाने अपने को, एक पर्टिकुलर्स का, दूसरा व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, और तीसरा व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड. बना लो, 3 कॉलम बनाओ. पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, फिर व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड. बना लिया. पहला पर्टिकुलर्स, और फिर व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, और फिर व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड. सबसे पहले लिखो नेट इनकम. नेट इनकम पर्टिकुलर्स में लिखो नेट इनकम. बताओ कितनी लिखें? 3 लाख. किस में 3 लाख? दोनों में. बिल्कुल ठीक, 3 लाख 3 लाख. भाई जो कमाया है वो तो 3 ही लाख रुपए है, तो नेट इनकम दोनों में 3 लाख 3 लाख लिख दो. लिख दिया. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो पर्टिकुलर्स में डिविडेंड पेड. डिविडेंड पेड. बताओ पहले वाले, नहीं पर शेयर नहीं, पर शेयर नहीं चाहिए, टोटल चाहिए. जैसे पहले वाले में 30,000 शेयर थे पहले से, और 4 रुपए का डिविडेंड बांट रहे हैं, तो डिविडेंड कितना बांट दिया होगा? 1,20,000. लिख दो 1,20,000. 1,20,000 सबको समझ में आ गया ना? 30,000 शेयर इंटू 4. दूसरे में कितना लिखोगे? 0. कुछ डिविडेंड बांटा ही नहीं, तो दूसरे वाले में जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं है तो 0 लिख दिया. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड अर्निंग यानी कितना बचेगा, डिविडेंड बांट के कितना बचेगा उसको रिटेन्ड अर्निंग बोल रहे हैं. बताओ पहले वाले में कितना बचेगा? 1,80,000. 3 लाख में 1,20,000 चला गया, तो 1,80,000 लिख दो. दूसरे वाले में पूरा 3 लाख. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. पर्टिकुलर्स में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है दोनों जगह पे?
6 लाख, तो दोनों जगह पे 6 लाख लिख दो। लिख दिया। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम न्यू शेयर्स, अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम न्यू शेयर्स, यानी नए शेयर इशू करके कितने रुपए रेज करने पड़ेंगे। तो पहले वाले में कितने रुपए रेज करने पड़ेंगे, 6 लाख की जरूरत है, 1,80,000 घर पे रखिए हैं, कितने रुपए, 4,20,000, तो लिख दो पहले वाले में 4,20,000 रुपए रेज करने पड़ेंगे। ये सबको समझ में आ गया ना कैसे आया। दूसरे वाले में बताओ 3 लाख, 6 लाख की जरूरत है, 3 लाख रुपीज रखे हुए रिटेन अर्निंग, तो 3 लाख और रेज करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, बताओ कितना। पहले वाले में कितना लिखे 84 और दूसरे में कितना निकाला था 88। फिर नेक्स्ट लाइन में नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, बताओ कैसे आएगा बेटा ये, डिवाइड करके। अब सुनना, अब जब हम डिवाइड करके लिखेंगे ना, अभी तो मैं आपको सिखा रहा था कि दोनों वैल्यू सेम होती है, इसलिए मैंने ये डेसिमल में लिखा, ये आपको सिखाने के लिए। बट जब आप कॉपी में लिखेंगे तो हम 3409.09 ये नहीं लिखेंगे, हम 3410 कर देंगे। अब समझे, हम डेसिमल में नहीं लिख करके हम शेयर को राउंड ऑफ कर देंगे। तो पहले आप लिखिए, पहले वाले में कितना आपने बताया, क्या डिवाइड बाई किया बताओ बेटा एक बार, 4,20,000 डिवाइड बाई 84 आपने किया है, तो कितना आया था 5,000। तो उस पर वाले में तो लिख दो, मतलब जब डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया है जो पहला है 5,000 शेयर्स लिख दो, लिख दिया। और दूसरे वाले में बेटा लिख दो 3 लाख डिवाइड बाई 88 ना, तो आप लिखो 3410 शेयर, डेसिमल में मत लिखना, 3410 शेयर्स। ठीक है, ये हमने 3410 क्यों लिखवाया, 3409 क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि डेसिमल के बाद तो जीरो है, और जैसे राउंड ऑफ सीखते हैं तो फिर तो 3409 लिखना चाहिए था। राउंडिंग ऑफ तो बचपन से ऐसे ही सीखी है कि डेसिमल के बाद अगर 5 या उससे ज्यादा होता है तो फिर वो हाईएस्ट पे राउंड ऑफ होता है, नहीं तो लोवेस्ट पे, तो 3409 लिखवाना चाहिए था मेरे को, मैंने लिखवाया 3410। जब भी आप शेयर्स वगैरह को राउंड ऑफ करते हैं तो हमेशा हाईएस्ट साइड पे राउंड ऑफ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम 3409 शेयर इश्यू करेंगे तो हमारे पैसे ही पूरे नहीं पड़ेंगे। आपको चेक कराता हूं, 3409 शेयर मल्टीप्लाई एक शेयर से कितने रुपए आएंगे 88, 3409 मल्टीप्लाई 88 करेंगे तो 2,99,992 आएगा, 2,99,992। 8 रुपए की कमी पड़ेगी, तो कहां से मांगने जाएंगे, थोड़ा ज्यादा इशू कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर हम 3410 शेयर इशू करेंगे इंटू 88 तो 3,80,000 होंगे, 80 एक्स्ट्रा बच गया, चलो कोई बात नहीं, कमी नहीं पड़नी चाहिए। मतलब समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। जैसे घर पे कोई लोग खाने के लिए आ रहे हैं, आपने एस्टिमेट किया सब मिला करके 15.5 रोटी की जरूरत है, तो कितनी बनाओगे 16 बनाओगे ना। और अगर 15.25 रोटी की जरूरत है तो भी 16 बनाओगे। तो शेयर वगैरह को हायर साइड पे राउंड ऑफ अपन करते हैं, बट याद रखिएगा जब अपन राउंड ऑफ करके दिखाते हैं तो एक्जैक्टली वैल्यू मैच नहीं करती, बट वो अंडरस्टूड होता है कि वो मैच हो गई क्योंकि अपन ने राउंड ऑफ किया। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ शेयर आपने दोनों जगह पे लिख दिए। फिर नेक्स्ट टाइम लिखिए, पहले से बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर थे। हाँ तो लिखो टोटल नंबर ऑफ शेयर बिफोर न्यू इशू, टोटल नंबर ऑफ शेयर बिफोर न्यू इशू, टोटल नंबर ऑफ शेयर बिफोर न्यू इशू। दोनों में 30,000 लिख दो, 30,000 शेयर, 30,000 शेयर, 30,000 30,000 30,000 लिखना, 30 अलग हो, हाँ 30,000, हाँ तुमने सिर्फ 30 लिखा था, लिखा। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर न्यू इशू, बताओ टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर न्यू इशू कितने हो जाएंगे, पहले में 35,000 हो जाएंगे, और दूसरे में 33,410 शेयर,
33,410 शेयर। फिर नेक्स्ट लाइन में वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, आप वैल्यू से पहले मार्केट वर्ड और लगा देना, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। बताओ पहले वाले में क्या दिखाओगे, क्या मल्टीप्लाई किया? 35,000 मल्टीप्लाई 84 करके लिखा दो। 35,000 पहले वाले कॉलम में, 35,000 मल्टीप्लाई 84 इज इक्वल टू 29,40,000। 35,000 शेयर है, इंटू 84 का प्राइस है, तो 29,40,000। 35,000 इंटू 84, 29,40,000। दूसरे वाले में क्या मल्टीप्लाई किया बताओ? 33,410 जो आपने लिखा है इंटू 88, 33,410 इंटू 88, 29,40,000 ₹80, 29,400,80। बस खत्म हो गया। क्लियर? दोनों में वैल्यू, हाँ पहले वाले में अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर बिफोर आफ्टर न्यू इश्यू बोल रहे हैं ना, टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर न्यू इश्यू 35,000 हो जाएंगे बेटा। 5,000 शेयर थे न्यू इश्यू के और 30,000 पहले से थे। और उस वाले में कितना होगा जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो रहा बताओ? 33,410, मतलब 33,410 शेयर। यार है, अब मल्टीप्लाई करना है आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर के लिए। पहले वाले में आप मल्टीप्लाई करो 84 से और दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करो 88 से। आ गई बात समझ में? अब एक बार आप क्वेश्चन और पढ़ लो कि एग्जाम में आए तो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ पाओगे कि क्या निकालना है। मैंने निकलवा दिया, सॉल्व पूरा हो गया है। एक बार अपने आप पढ़ लो क्वेश्चन को कि एग्जाम में अगर ये सेम क्वेश्चन आए तो हम क्वेश्चन पढ़ के समझ पाएंगे एग्जाम में कि क्या निकालना है। समझ जाओगे? तो क्वेश्चन नंबर 2 करके बताओ। क्वेश्चन 2 ऐसा ही है, अपने आप पढ़ो और करके बताओ बेटा। सेम तरीके से करना जैसे सिखाया है। एक बार पढ़ा देता हूं। राम कंपनी बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट इज 12%. It currently has outstanding 30,000 shares selling at rupees 100 each. The firm is contemplating declaration of dividend of rupees 6 per share at the end of the current financial year. The company expect to have a net income of rupees 3 lakh and a proposal for making new investment of 6 lakh. Show that under assumption, the payment of dividend does not affect the value of the firm. How many new shares should be issued? And what is the market value? तो करना सब कुछ वैसा ही है, करिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन 1 की तरह ही है, फिगर्स भी ज्यादातर सेम है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके हमको एक बार दिखा दो क्या किया है, और फिर से एक बार फर्स्ट सेकंड खेल लेते हैं तो देख लेते हैं कौन फर्स्ट है, कौन पहले करके दिखाएगा पूरा काम। पूरा हमको चेक कराना प्रॉपर तरीके से, हेडिंग हेडिंग डाल के अच्छे से लिखना जैसे पहला वाला क्वेश्चन में लिखवाया है।
ऑनलाइन वाले बच्चों कर रहे हो तुम लोग? हैं जी? रिप्लाई करो। सॉल्व कर रहे हो? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। दोनों निकाल, सारा निकाल लिया? ठीक। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम लोग भी आंसर बताओ। लवलीन, पूनम, मयूरी, समरा, जो जो बच्चे ऑनलाइन हैं आंसर बताइए। आ गया? दोनों मैच हो रहे हैं? डन। प्राइस पर शेयर कितना आया ये बता दे। प्राइस पर शेयर कितना है जब डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो? 106। और जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है तो 112, 112। तो जब डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो बच्चे कह रहे हैं 106 आ रहा है प्राइस पर शेयर, और जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है तो 112 आ रहा है। ठीक है, 106 और 112। डिविडेंड जब डिक्लेयर कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही फर्म की? तुम लोगों की, बाकी लोग की कितनी आ रही? 36,60,000 आ रही है। और जब डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं तो भी यही आ रही है, 36,60,000 आएगी बेटा। जब डिविडेंड डिक्लेयर करें या ना करें, दोनों केसेस में 36,60,000। 100-200 रुपए का फर्क है तो बात अलग है, बाकी बहुत ज्यादा फर्क ना हो। इसीलिए पीछे बैठते हो ना। क्या हो गया तुमको? कैसे? खड़े खड़े? किसने मार दिया? लड़की ने मार दिया? कुछ किया होगा तुमने? कुछ ना कुछ तो किया होगा पक्का तुम लोगों ने। स्कूटी शॉप के अंदर घुस गई? या,
तुम किनारे खड़े, तुमने पिछले जन्म में कुछ किया होगा। हाँ बेटा, नहीं आ रहा। आप कहाँ गया है, इससे मिलाओ, मिलाओ। ज्यादातर लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, कैलकुलेटर की जगह मोबाइल यूज कर रहे हैं। कैलकुलेटर कहाँ है? कैलकुलेटर तुम्हारा है? लन कैसे करेंगे? ये बात तो बात सही है तुम्हारी, लर्न करोगे तो नहीं होएगा, समझोगे तो हो जाएगा। आया 36,60,000। किसका किसका आगे हैंड रेस करो। 74 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है, राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहे हैं ना, ठीक है। और कोई दिक्कत आ रही है? चलिए एमएम साहब की एजम्पशन भी देख लेते हैं जरा। एमएम साहब ने जो एजम्पशन दी, देखिए जितने भी आप अप्रोचेस पढ़ेंगे ना, हर अप्रोच के पीछे कोई ना कोई एजम्पशन होती है कि ये अप्रोच तभी वैलिड है जब ये एजम्पशंस फॉलो होंगी। तो एमएम साहब की भी कुछ एजम्पशंस हैं, एग्जाम में हो सकता है लिखने को आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा हमारे दिमाग में होना चाहिए क्या एजम्पशन एमएम साहब की। पहली एजम्पशन, कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट। सर ये क्या है? कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट का मतलब ये होता है कि शेयर के बारे में, कंपनी के बारे में सभी को पूरी इंफॉर्मेशन है, किसी से कुछ भी छुपा नहीं है, और इन्वेस्टर फ्री है ट्रेड करने के लिए, जब चाहे तो खरीद ले, जब चाहे तो बेच दे, और खरीदने और बेचने पे कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह भी नहीं है। ये सब मतलब होता है कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट का। तो पहली एजम्पशन इनकी ये थी कि कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट। दूसरी एजम्पशन कि इन्वेस्टर्स बिहेव रेशनली। कहने का मतलब इन्वेस्टर पागल तो है नहीं, रेशनली मतलब सोच समझ करके, सूझबूझ के साथ वो काम करेगा, वो निर्णय लेगा कि हमें शेयर बेचना चाहिए कि शेयर खरीदना चाहिए या क्या चाहिए। तो आज की तारीख में इन्वेस्टर बहुत समझदार है, वो रेशनली बिहेव करता है, मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए काम करता है। और तीसरी एजम्पशन जो प्रैक्टिकल जीवन में वैलिड नहीं है, बट जितनी भी एजम्पशंस होती है ना, इसमें से हमेशा ऐसा नहीं होता कि प्रैक्टिकली वैलिड हो, हम लोग को तो एज इट इज पढ़ना पड़ता है, चाहे वो हमें वैलिड हो या ना हो, गले के नीचे उतरे या ना उतरे। तो तीसरी एजम्पशन एमएम की है, देयर आर नो टैक्सेस। तो यानी यूं कह सकते हैं कि इनकी ये जो थ्योरी है कि शेयर के प्राइस में फर्क नहीं पड़ता आप डिविडेंड बांटे या ना बांटे, ये तभी वैलिड है जब ये एजम्पशंस वैलिड है। तो अगर टैक्सेस होंगे तो ये थ्योरी वैलिड नहीं है। इसके अलावा फर्म की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इस पे इन्होंने बहुत चर्चा करी थी एमएम साहब ने, कि एक फर्म पहले से ये तय कर लेती है कि उसको कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट की नीड है। जैसे हम लोग ने क्वेश्चन में देखा, अगर 6 लाख की नीड है तो वो 6 लाख इन्वेस्ट करेगी, भले ही वो डिविडेंड बांटे या ना बांटे। इन्होंने कहा साहब डिविडेंड के बांटने या ना बांटने से उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे कोई चेंज नहीं आता। अगर डिविडेंड बांट भी देगी तो मार्केट से पैसा ला करके इन्वेस्टमेंट करेगी, नहीं बांटेगी तो अपना पैसा लगाएगी, बचा हुआ वहां से लाएगी। तो फर्म की अपनी एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है जो कि पहले से तय है, और वो इस बात पे निर्भर, इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि डिविडेंड बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे। इसी चीज को तो प्रूव किया है, तभी तो आपने दोनों केसेस में देखा कि फर्म की मार्केट वैल्यू सेम आ रही है। और इन्होंने कहा एमएम साहब ने, जो अगली एजम्पशन फिर भी प्रैक्टिकली वैलिड नहीं दिखती, तब भी एजम्पशन तो है ही कि रिस्क और अनसर्टेनिटी जैसा मार्केट में कुछ भी नहीं होता। जबकि पूरा पूरा बिजनेस आप जानते हैं, हर बिजनेस में रिस्क या अनसर्टेनिटी होती ही होती है, किसी में कम होती है, किसी में थोड़ी ज्यादा होती है। व्यापार का दूसरा नाम ही है अनसर्टेनिटी, रिस्क, ठीक है ना। तो ये एजम्पशन आपको दिमाग में बैठानी है, याद करनी है। यानी कुल मिला के पहला है कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट, दूसरा इन्वेस्टर बिहेव रेशनली, तीसरा टैक्सेस नहीं है, चौथा फर्म की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फिक्स्ड है, और पांचवा मार्केट में कोई भी रिस्क या अनसर्टेनिटी नहीं।
MM साहब के हिसाब से ये जो आपने क्वेश्चन करे हैं दो, ये आने की प्रोबेबिलिटी आप मान करके चलिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एज इट इज सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे जाए, चाहे तो बस फिगर्स वगैरह चेंज होंगी ज्यादा से ज्यादा, वैसे आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है MM की। समझ रहे हैं? ये चैप्टर बड़ा इजी चैप्टर है डिविडेंड पॉलिसी, और इससे कोई ना कोई आपको वहां पे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन टकराएंगे। अगला अप्रोच अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो कि हमारा है वॉल्टर्स मॉडल के ऊपर या वॉल्टर्स अप्रोच। तो एक वॉल्टर पढ़ेंगे, फिर एक गॉर्डन। ये वाटर नहीं है, वॉल्टर है ना, अगली क्लास में पढ़ेंगे, उनका नाम था तो उससे पढ़ा है। ठीक है, चलिए, कोई डाउट तो नहीं किसी को? थैंक यू।